नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश। स्वागत है आपका कहानियों के विशालगढ़ में, जहां आपको मिस्ट्री, एडवेंचर, हॉरर, सुपर शो जैसी कई कहानियों के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेंगे जो आपको रोमांच भर देंगे। ऐसे ही कहानियों का आनंद उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर कहानियों की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अपने अपने हेडफोन्स ढूंढिए, आंखें बंद कीजिए और चलिए निकल पड़ते हैं एक और रोमांचक सफर पर। वह रात बहुत ठंड थी। कैरोलिना अपनी दोस्त एमिलिया के यहाँ से लौट अपने घर जा रही थी। आज उसकी एमिलिया से बहुत देर तक बात हुई। काफ़ी दिनों बाद वह अपनी नानी के यहाँ से लौटी थी। दोनों ने खूब मस्ती की और ढेर सारी बातें भी की, पर समय ज़्यादा हो चला था और रात भी गहरी हो चुकी थी। हालांकि उन दोनों के घर के फासले कुछ ही कदमों की दूरी पर हैं, पर फिर भी वह रास्ता रात के समय पेड़ों से ढक जाने के कारण जरा अनजान सा हो जाता है। कैरोलिना खुश थी। उसकी सुंदर आंखें और सुनहरे बाल मानो इतनी रात में भी रोशनी का अनुभव दे दें। उसने अपनी घड़ी को निहारा तो चौंक पड़ी। रात के 10 बज चुके थे। ओह शिट, आज तो पक्का डांट पड़ेगी, उसने अपने मन में ही कहा। तभी अचानक से सामान्य से ज़्यादा ठंड महसूस हुई। पीछे एक कार की आवाज़ आई और कैरोलिना के बगल में आकर रुकी। वह एमिलिया थी। चल आजा, काफ़ी रात हो चुकी है, अकेले मत जा, मैं तुझे घर तक छोड़ देती हूँ, एमिलिया ने कहा। कैरोलिना एमिलिया की कार में बैठती है और वह कार एक जोरदार आवाज़ के साथ वहाँ से निकल पड़ती है। अगली सुबह उसी रास्ते पर एक बुढ़िया का शव मिलता है। वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और पुलिस उस शव की जांच कर रही थी। पुलिस ने उस शव के कुछ ही दूर पर एक लाल कार भी बरामद की। कैरोलिना के घर वाले दौड़े दौड़े उस हादसे की जगह आए। उनकी बेटी कल रात से घर नहीं लौटी थी। उन्होंने सोचा वह कल रात एमिलिया के घर ही रुक गई होगी, मगर एमिलिया ने बताया कि वह कल रात ही निकल गई है। जब कैरोलिना के माता पिता उस हादसे की जगह आए तो वह लाश देखकर दंग रह गए। यह कैरोलिना नहीं है, वह तो एक जवान लड़की थी और यह एक बुढ़िया की लाश है। मगर एक मिनट, उस लाश के कपड़े तो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह पिछली रात कैरोलिना ने पहने हुए थे। आखिर यह क्या माजरा है? पुलिस एमिलिया से पूछताछ कर रही थी, क्योंकि वह लाल गाड़ी जो बरामद हुई थी वह उसी की थी। पूछताछ पर यही पता चला कि कैरोलिना एमिलिया के घर से देर रात निकल चुकी थी और यह गाड़ी यहाँ कैसे पहुंची उसे भी नहीं पता। शेरिफ निकोलसन ने खून की जांच की तो पाया कि वह शव कैरोलिना का ही है। मगर इस हालत में ऐसा दुर्लभ केस निकोलसन के करियर में पहली बार आया था। पोस्टमार्टम पर भी यही पता चला था कि कैरोलिना के बाहरी अंगों के साथ साथ अंदरूनी अंग भी बहुत नाजुक और पुराने हो चुके थे। पर कैरोलिना तो 22 से 21 वर्ष की युवती थी। निकोलसन यह गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था। निकोलसन के लिए यह केस उसके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। उसे कैसे भी करके यह केस सुलझाना ही होगा। अगले दिन वह वारदात की जगह पर जब जांच पड़ताल कर रहा था तो उसे एक पेड़ पर कुछ दांत व चमड़ी के अवशेष मिले। वह कुछ और आगे बढ़ा तो खून के धब्बे और बालों के गुच्छे भी मिले। वह जंगल के अंदर घुस चुका था। तभी उसे एक जमीन पर संदेहजनक स्थान दिखाई पड़ा जो जंगली घास फूसों से ढका हुआ था। विल्सन ने उसे हटा कर देखा तो वह हैरान रह गया। उस गड्ढे पर मांस के लोथड़े, कान व आंखें पड़ी हुई थी। वह उसका एक सैंपल ले वहां से चला गया। उस सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। उस रात निकोलसन को नींद नहीं आई और सारी रात वह इन्हीं ख्यालों के साथ जागता रहा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अगली सुबह एक और वारदात की खबर मिली। विक्टिम सॉन की मौत भी बिल्कुल उसी प्रकार हुई थी जैसे कि कैरोलिना की हुई। यहाँ भी एक जवान लड़का शिकार हुआ था, पर लाश बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी, मानो कोई इनके अंदर से इनका जीवन ही छीन ले रहा हो। निकोलसन के ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। वह इतना समझ चुका था कि यह कोई आम केस नहीं है। उसने सोचा अगर यह केस भी कैरोलिना के केस की तरह है तो उसे यहाँ भी कुछ अवशेष जरूर मिलने चाहिए।
और आखिरकार वही हुआ। निकोलसन को यहाँ भी वही दमड़ी और कुछ मांस के लोथड़े मिले। उसका शक एक दिशा की ओर शुरू से ही जा रहा था, मगर वह उन कहानियों की ओर जाना नहीं चाहता था। उसे इन कहानियों में कभी विश्वास भी नहीं रहा, परंतु अब उसे वह दिशा अख्तियार करनी ही होगी। वह तुरंत शहर की लाइब्रेरी गया और स्किन वॉकर्स की जानकारियां जुटाने में लग गया। यह रूप बदलने वाले शैतान होते हैं जो लोगों को मार उनकी आयु चुरा लेते हैं। स्किन वॉकर्स के बारे में इतनी जानकारियां तो हर कहीं थीं, पर उन्हें मारने के तरीके अलग अलग किताबों में कई तरीके के थे, पर उनमें से सच क्या था यह कहना बड़ा मुश्किल था। एमेलिया से पूछताछ करने के लिए निकोलसन ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था। वह अपनी कार में बैठ रवाना ही होने वाली थी कि निकोलसन ही वहां खुद पहुंच गया। अरे निकोलसन, आप? एमेलिया ने कहा। निकोलसन ने जवाब दिया, हाँ, देखो ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कैरोलिना के केस से जुड़ी मैं तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। पर कहाँ? एमेलिया ने पूछा। चलो, रास्ते में बताता हूँ, निकोलसन ने कहा। और वह दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि एक जीप सामने आकर रुकी और उनमें से हाथ में बंदूक लिए निकोलसन बाहर निकला। एक ही व्यक्ति के दो दो रूप देखकर एमेलिया चौंक पड़ी। जीप से निकलते ही निकोलसन ने अपना निशाना उस हमशक्ल पर साधा। एमेलिया, उससे दूर हटो, यह एक शेप शिफ्टर है। एमेलिया वहाँ से दूर भाग खड़ी हुई। नहीं एमेलिया, मैं निकोलसन हूँ, यही शेप शिफ्टर है, तुम इसके पास मत जाना। एमेलिया कंफ्यूज हो रही थी। तभी निकोलसन ने अपनी बंदूक से गोली चलाई, जो कि उसके हमशक्ल के सीने में जा लगी और वह दहाड़ मार वहाँ से भाग निकला। वह इतना तेज था कि आखिरकार वह भागने में कामयाब रहा। निकोलसन ने एमेलिया और कैरोलिना के घर वालों को टाउन में हो रही मौतों के पीछे की सारी घटना कह सुनाई और उन सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहा। अगले दिन सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें दो अलग अलग लोगों के डीएनए प्राप्त हुए, जिसमें से एक एमेलिया का था, पर दूसरे की पहचान नहीं हो पाई। दूसरे केस की रिपोर्ट के सैंपल में भी विक्टिम सॉन के डीएनए के साथ एक और डीएनए मिला, जो कि अज्ञात ही था, और वह दोनों केसेस में इस अज्ञात व्यक्ति के डीएनए बिल्कुल समान थे। यह जानकारी कैरोलिना के माता पिता को देनी पड़ेगी। यह सोच निकोलसन अपने जीप निकाल उनके घर की ओर निकल पड़ा और वह अज्ञात डीएनए कुछ लोगों से मिला करने लगा। जब वह कैरोलिना के घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता कैरोलिना के ग्रेवयार्ड पर मायूस बैठे अपनी बेटी को याद कर रहे थे। निकोलसन उनके पास आया और उन्हें ढाढ़स बधाई और बोला, मिस्टर फ्रीमैन, आपको यहाँ इतनी रात को नहीं आना चाहिए। कैरोलिना के पिताजी बिलख पड़े। निकोलसन बोला, आप अपने आप को संभालिए सर, अब आपका खेल खत्म हो चुका है। यह सुन मिस्टर फ्रीमैन चौंक पड़े। तभी अचानक से चारों तरफ से एमेलिया, उसका परिवार और कैरोलिना के माता पिता निकल आए, जिन्हें देख वह मिस्टर फ्रीमैन का रूप धारण किए हुए स्किन वॉकर घबरा गया। उसने निकोलसन पर हमला किया। तभी निकोलसन ने जोर से चिल्लाया, मार्क बिलियर्ड्स। यह नाम सुनते ही वह शेप शिफ्टर अपने असल रूप में आने लगा। वहां मौजूद सभी लोगों ने उस शेप शिफ्टर को घेरे उसका असल नाम का उच्चारण करने लगे और मार्क बिलियर्ड अपने असल रूप में आ गया और अपने ही नाम का उच्चारण बार बार सुन उसका मस्तक फट गया और वह धूल में समाहित हो खत्म हो गया। दरअसल निकोलसन एमेलिया और कैरोलिना के परिवार को एक ही कमरे में बंद रहने को कहा था, जब तक कि उसका मैसेज उनके पास न पहुंच जाए। निकोलसन शेप शिफ्टर के कई मारने के तरीके पर असमंजस में था, पर जब उसने यह देखा कि वह शेप शिफ्टर अपने मांस के लोथड़ों को गड्ढे में छिपा कर रख रहा था, इसका अर्थ यही है कि वह अपनी पहचान छिपाना चाहता था। और निकोलसन ने उस अज्ञात डीएनए को सर्च किया जो एक व्यक्ति से जा मिला जिसका नाम मार्क बिलियर्ड्स था। अतः यह तरीका निकोलसन को सबसे सही लगा। हालांकि इस केस पर हुई जांच को बंद कर दिया गया और निकोलसन को पता था कि उसकी थ्योरी को कानून मान्य नहीं करेगा। हालांकि उसके करियर में कोई वृद्धि नहीं हुई, पर वह इस केस को सॉल्व कर खुश था।
तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़, आदाब, टाटा, बाय।